नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे इसमें, और प्लस कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी उससे रिलेटेड देखिए पूरे नोट्स मैंने बना रखे हैं, और पूरा जितनी भी डेट्स जो इंपॉर्टेंट है आपको रटनी है कि किस किस दिन क्या क्या हुआ था और कितने नंबर ऑफ सेशन हुए थे, कितने लोगों ने सिग्नेचर किए थे, सब कुछ। और ये जो फैक्ट है ये यूपीएससी में आ भी चुके हैं पहले, और स्टेट पीसीएस में भी आ चुके हैं। तो यूपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, प्लस स्टेट पीसीएस के लिए और प्लस एसएससी जीएल के लिए। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। ये संतोष मातिया जी के नोट्स हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। देखिए डिटेल डिस्कशन भी बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम इसको पहले देख लेते हैं पूरे फैक्ट। सबसे पहले तो ये है कि जो गवर्नर जनरल अगर आप देखें इंडिया की हिस्ट्री में, सबसे पहले उसको बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर उसको बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और फिर उसको बोला गया वायस रॉय, क्योंकि 1858 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट खत्म कर दी गई थी, तब वो वायस रॉय बना दिया गया था। तो ये आप तीन चीज याद रखिएगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट अगर आप देखें 1773 ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसने गवर्नर जो बंगाल का था उसको क्या बना दिया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देखिए जहां जहां कर्सर जा रहा है वहां वहां आप देखते जाइए। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसने गवर्नर जो बंगाल का था उसको बना दिया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ऐसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद अगर आप देखें तो चार्टर एक्ट जो 1833 का आया था उसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ऐसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट। उसके बाद अगर आप देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1858 आया था उसने गवर्नर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बना दिया था वायस रॉय ऑफ इंडिया। तो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट खत्म कर दी गई थी 1858 वाले एक्ट में। और ऐसे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या फिर पहले जो वायस रॉय इंडिया में थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो ये तीनों नाम पहले आप रट लीजिए कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले कौन थे, वो थे वॉरेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले कौन थे, विलियम बेंटिक्ट। उसके बाद पहले वायसरॉय कौन थे, ये थे लॉर्ड कैनिंग। तो ये तीन चीजें आपको याद हो गई। उसके बाद फिर 1858 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट है। इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को खत्म कर दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया था। इसने एक नई पोजीशन क्रिएट कर दी थी जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठता था। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट करता था और वो पूरे इंडिया पे एक तरह से शासन चलाता था। तो ये आप बोल सकते हैं उसकी जो पावर्स थी वो सब ब्रिटिश पार्लियामेंट में का वो मेंबर था, तो वहीं से रेगुलेट होती थी। तो ब्रिटिश वाले एक्चुअली वहां से बैठ के अपने एक सेक्रेटरी को बना के पूरे इंडिया पर रूल कर रहे थे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडिया में रह के वो कौन उसको जितनी पावर थी जो वो थी वायस रॉय ऑफ इंडिया के पास। तो ये आप याद रख सकते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है उसी को बोलते हैं गुड गवर्नमेंट एक्ट। तो ये आप याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग ने सबसे पहले पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था 1859 में, तो ये भी आप याद रखिएगा। फिर ये पूछा जाता है कई बार कि हु इज नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो लॉर्ड मिंटो इज नोन एज लॉर्ड मिंटो वाज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। मतलब लॉर्ड मिंटो को माना जाता है कि वो फादर है कम्युनल इलेक्टोरेट के, क्योंकि जो मॉर्ले मिंटो एक्ट आया था 1909 में उसमें सबसे पहली बार कम्युनल इलेक्टोरेट दिया गया था मुस्लिम्स को। फिर उसके बाद वो बात अलग है कि 1919 में और भी कम्युनिटीज को कम्युनल इलेक्टोरेट वाला दे दिया गया था। तो ये सब याद रखिएगा। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी कि 1919 काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसने दो तीन चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट की थी। 1919 ने डायरकी इंट्रोड्यूस की थी, मतलब कि डुअल रोल इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन ये प्रोविंसेस में किया था, सेंटर में नहीं किया था। तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद जो प्रोविंशियल बजट था वो इससे सेंट्रल बजट से अलग कर दिया गया था 1919 में। दूसरी बात ये कि देखिए 1919 वाला एक्ट इतना इंपॉर्टेंट है, इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है याद रखिए। सबसे पहले तो इसने डायरकी इंट्रोड्यूस किया था, कहाँ पे, डायरकी इंट्रोड्यूस किया था ये प्रोविंसेस में। बाई कैमरलिज्म यानी कि दो हाउसेज वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा वाला कॉन्सेप्ट कहाँ पे किया था, ये किया था सेंटर में। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो 1990 मतलब 1919 वाला एक्ट था उसी ने कम्युनल इलेक्टोरेट पहले दिया गया था 1909 में, मॉर्लेमेंट वाला जो एक्ट आया था उसमें दिया गया था किसको, सिर्फ मुस्लिम्स को। उसके बाद उसको और ज्यादा ये एक्सटेंड कर दिया गया था दूसरी कम्युनिटीज में, जो सिख थी, जो इंडियन क्रिश्चियन थे, यूरोपियंस थे और एंग्लो इंडियंस। तो ये जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड वाली जो एक्ट आया था उसमें ये किया गया था। तो पहले मुस्लिम्स को दिया गया कम्युनल इलेक्टोरेट, और फिर ये और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया सिख, क्रिश्चियन, यूरोपियन और एंग्लो इंडियंस। ये सब लिखा हुआ है यहीं पे। फिर अगर ये पूछा जाएगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन को पहली बार स्टैब्लिश किस एक्ट ने किया, तो वो था 1919 का एक्ट।
और इसी के अकॉर्डिंग फिर ये पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया गया सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करने के लिए। 1919 में कुछ रिफॉर्म्स इन्होंने जरूर किए, जैसे डायरकी प्रोविंसेस में आई, बाइकैमरलिज्म सेंटर में आया, प्रोविंशियल बजट को अलग कर दिया गया सेंट्रल बजट से, पब्लिक सर्विस कमीशन का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ। लेकिन फिर भी जो इंडिया के लोग थे उनकी एस्पिरेशंस फुल नहीं हो पाई थी, इसलिए महात्मा गांधी जी भी तब तक पिक्चर में आ चुके थे। स्वराज हो गया था, यानी कि रॉलेट जो सत्याग्रह था उससे रिलेटेड है ये। 1927 में देखिए, 1919 में बनाया गया था कमीशन और ये एक्ट बनाया गया था। उसके बाद बोला गया था कि 10 साल बाद फिर से बनाएंगे, लेकिन फिर ब्रिटिश में वहाँ पे जो रूलिंग है वो रिजीम चेंज हो गया था, इसीलिए फिर ये 2 साल पहले ही भेज दिया इन्होंने साइमन कमीशन को। और किस लिए भेजा था कि वर्किंग चेक करने के लिए कि अभी क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की और ज़रूरत है, क्या क्या अभी रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो वो 1927 में बनाया गया स्टैट्यूटरी कमीशन, और ये इसके चेयरमैन थे साइमन, इसीलिए इसको साइमन कमीशन बोला गया। ये इंडिया में आया था तो इसको साइमन गो बैक और ये सब चीज़ें भी झेलनी पड़ी थी, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, ये ऑल वाइट कमीशन था ये। और ये उस टाइम के लोग कह रहे थे कि ये पूरे के पूरे इसमें विदेशी हैं, और ये यहाँ पे बता रहे हैं, ये इस चीज़ का निर्णय ले रहे हैं कि हम लोगों को क्या चाहिए। तो इसमें मतलब कोई तो इंडियन होना चाहिए। पर्पस वही था कि वर्किंग चेक करना। साइमन कमीशन ने बोला कि डायरकी को आप अबॉलिश कर दो प्रोविंसेस में, और लेकिन जो कम्युनल इलेक्टोरेट वाला कॉन्सेप्ट है उसको आप जारी रखो। उसके बाद देखिए 3 जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहली, दूसरी, तीसरी। तो पहली बात तो ये कि कांग्रेस ने सिर्फ सेकंड वाली में पार्टिसिपेट किया था। कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए थे और वो भी गुस्सा होकर वापस आ गए थे। हुआ यूं था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला कॉन्सेप्ट है एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, वो सबसे पहले B.R. अम्बेडकर जी ने पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें डिमांड की थी पहले वाले में, मिला था उनको सेकंड वाले में। और दिया किसने था? रामसे मैकडोनल्ड ने। और ये 4 अगस्त 1932 को दिया गया और इसको बोला गया कम्युनल अवार्ड। इसमें ये था कि सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया जाएगा शेड्यूल कास्ट का। तो ये, लेकिन फिर उसमें फिर गांधी जी ने बोला कि नहीं, ये तो हिंदू धर्म को तोड़ देगा और ये सब चीज़ें, और वो वापस आ गए थे पूरा गुस्सा होके। और इसीलिए फिर उसके बाद फिर आया पूरा पैक्ट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट आया था, ये मैकडोनल्ड, रैमसे मैकडोनल्ड जो कम्युनल अवार्ड था, उसमें मतलब यही होता है सेपरेट इलेक्टोरेट का कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, उसमें एससी ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एससी ही इलेक्शन लड़ सकते हैं, शेड्यूल कास्ट, और बाकी कोई और नहीं होगा। तो ये एक तरह से पूरा मतलब ये ग्रुप बाल्कनाइजेशन हो जाता है पूरा, कि एससी वाला अलग बना देते, फिर बाकी लोग भी डिमांड करने लगते, तो कई सारी चीज़ें दिक्कत हो जाती। इसीलिए गांधी जी ने बोला था इसमें। उसमें फिर ये देखिए 1932 में वापस आ गए थे फिर सेकंड वाले में। तो पहले ये देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर रहे थे गांधी जी, फिर गए थे जब ये गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उसके बाद गए थे समझौते के बाद, और फिर वो वापस आ गए, फिर से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू कर दिया। फिर उनको उठा के बंद कर दिया गया था और फिर उन्होंने फास्ट करना चालू कर दिया। फिर ये देखिए ये हुआ था, फिर एक पुनः पैक्ट हुआ था। सभी लोग जो इंडिया में थे, बड़े बड़े लीडर्स, उन्होंने अम्बेडकर जी को मनाया और उन्होंने फाइनली गांधी जी के साथ पैक्ट कर लिया। और उसमें यही था कि चलिए ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट आप ना लो, आप रिजर्वेशन ले लो, कि कुछ परसेंट सीटें आपके लिए फिक्स कर दी जाएंगी। तभी से ये सब रिजर्वेशन वाला जो सिस्टम है ये सब एकदम पिक्चर में आने लगा फिर धीरे धीरे। तो और ये इससे रिलेटेड फैक्ट थे। उसके बाद देखिए आरबीआई से रिलेटेड कुछ फैक्ट है। पहली बात तो ये कि आरबीआई को रिकमेंड किया था 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने, और फाइनली आरबीआई किस एक्ट के थ्रू बनाया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बनाया गया आरबीआई। और पहले ही कलकत्ता में बनाया गया था, फिर बाद में शिफ्ट कर दिया गया बॉम्बे। शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी वेवेल, क्योंकि जो एक वेवेल प्लान था उन्होंने कराया था, और उसमें एक तरह से ये लास्ट अटेम्प्ट था कि इंडिया को यूनाइटेड रखा जा सके और इसका बंटवारा ना हो। लेकिन फिर मोहम्मद अली जिन्ना जी चाहते थे उस टाइम पे कि जो मुस्लिम्स हैं वो कांग्रेस उनको ना अपॉइंट करे, और मुस्लिम्स को मतलब कांग्रेस के द्वारा नहीं अपॉइंट होने चाहिए। इसीलिए फिर बात बन नहीं पाई, और फाइनली जो लास्ट अटेम्प्ट था कि इंडिया को यूनाइटेड रखने का, वो भी फेल हो गया था। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड कुछ फैक्ट है। पहली बात तो ये कि ये किस प्लान की रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी? ये बनाई गई थी कैबिनेट जो मिशन आया था उसकी रिकमेंडेशन पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। 1946 में बनाई गई थी। तब इसके 389 मेंबर थे, ये सब मैंने लिख रखा है अभी। 296 ब्रिटिश इंडिया से थे, 93 थे प्रिंसली स्टेट से अभी, और ये सब मैं बताता हूँ अभी। 296 ये थे टोटल ब्रिटिश इंडिया से, उसमें से 292 थे जो कि इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आए थे प्रोविंशियल से, और 4 उसमें थे चीफ कमिश्नर, और प्लस 93 आए थे नॉमिनेट होके। तो कुल मिला के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली के मेंबर थे
इलेक्टेड भी थे वो इनडायरेक्टली और नॉमिनेटेड भी थे। गांधी जी और जिन्ना के अलावा बाकी उस टाइम के जितने भी बड़े लीडर थे सभी थे वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। मुस्लिम लीग ने तो बोला था कि इसको डिसॉल्व कर दो क्योंकि ये पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो ये कुछ और फैक्ट है कि जैसे पहले दिन जब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग हुई थी तो बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एजेड थे। लेकिन फिर 2 दिन बाद बना दिया गया था पहला प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी को। और इसमें वाइस चेयरमैन किसको बनाया गया था, वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था, सॉरी, SH मुखर्जी को। तो ये नाम याद रखिएगा। फिर 3 यूनियन प्लान आप जानते ही हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन का प्लान था। ये वो प्लान था फाइनली जिसने कि इंडिया का पार्टीशन किया, इसीलिए इसको 3 यूनियन प्लान भी बोलते हैं, पार्टीशन वाला भी प्लान बोलते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान बोलते हैं। इसके थ्रू फिर NWFP यानी कि नॉर्थ फ्रंटियर वेस्ट प्रोविंस में और जो असम के सिलट में दोनों में रेफरेंडम कराया गया। तो दोनों ने ही बस ये डिसाइड करने के लिए कि वो इंडिया ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान, दोनों ने ही पाकिस्तान के फेवर में किया था। प्रिंसली स्टेट पहले नहीं आ रहे थे, फिर बाद में उन्होंने कर दिया, आने लगे थे फिर वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। 26 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने ये घोषणा की कि पाकिस्तान के लिए एक अलग सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाएगी। फिर ये कुछ फैक्ट है कि इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या क्या कब कब अडॉप्ट किया। जैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947 को। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया था, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन फोर्स में कब आया था, 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद नेशनल एंथम कब किया, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया था, जो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था, वही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट भी थे। तो जब वो देखिए उस समय ऐसा था कि जब 1947 के बाद सिस्टम ऐसा था कि जब वो कुछ जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के रूप में पूरी जो असेंबली काम करती थी तब राजेंद्र प्रसाद जी थे। लेकिन एक और था, वो आप बताइए कि उसके अध्यक्ष कौन थे, कि जब वो लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में मिलती थी तब उसके अध्यक्ष कौन थे। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अगर आप समझ रहे हैं तो बताइए। इसका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जानना जरूर चाहिए, खोज के बताइए, आप कुछ चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए। उसके बाद फिर देखें अगर आप तो 24 जनवरी 1950 में लास्ट सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, और इसी दिन ये बनाया गया था पहला प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद को। मतलब उसके बाद फिर ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो डिसॉल्व कर दी गई थी, लेकिन जब तक 1952 में बनी नहीं थी पहली जो पार्लियामेंट, पहली लोकसभा नहीं बनी थी जब तक, तब तक तो यही वाली जो सभा थी उसी को कंटिन्यू कर दिया गया और राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट बना दिया गया था। 22 कमेटी थी मेनली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, 22 में से 10 प्रोसीजरल अफेयर से रिलेटेड थी। स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ड्राफ्टिंग कमेटी आप जानते ही हैं, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर। यूनियन पावर कमेटी के थे चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन के थे जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के थे सरदार पटेल, कमिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ के हेड थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए ये जरूर आपको याद, ये तो आपको याद रहता ही होगा कि जो चीफ आर्किटेक्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो तो हैं अम्बेडकर जी, लेकिन उस टाइम पे अगर आप देखें तो आपके जो एडवाइज़र कौन थे उनका नाम भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ड्राफ्ट को जो प्रिपेयर किया था किसने किया था, BN राव, जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के एडवाइज़र थे, नाम याद रखिएगा इनका। ड्राफ्टिंग कमेटी को सेट किया गया था, सेटअप मतलब उसको फाइनली सेटअप किया गया था 29 अगस्त 1947 को। चेयरमैन तो आप जानते हैं BR अम्बेडकर जी थे, 7 मेंबर थे। ये 114 दिन के लिए बैठी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसने फिर फाइनली ड्राफ्ट जो फाइनल ड्राफ्ट बनाया था, कई सारे ड्राफ्ट बनाए थे, इसमें ड्राफ्ट किया था। पहला जो ड्राफ्ट आया था 48 में आया था, उसमें 315 आर्टिकल 8 शेड्यूल थे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो सबसे ज़्यादा उसमें प्रोविज़न लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब उसी को उठा के फिर उसी में कई सारी चीज़ें एडिट करके, कई सारी चीज़ें जोड़ के, दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन से ये सब चीज़ें कुछ चीज़ें लेके तब फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया। तो पहला ड्राफ्ट आया था 1948 में, फिर दूसरा आया था 1948 में अक्टूबर में, जो फाइनल ड्राफ्ट आया था वो आया था 4 नवंबर 1948 में। पहली रीडिंग भी उसी दिन हुई थी। फिर ये देखें अगर आप तो सेकंड रीडिंग हुई थी 15 नवंबर से लेके 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। फिर 14 नवंबर 1949 को तीसरी रीडिंग हुई थी। तीसरी रीडिंग फिनिश हुई थी 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट किया गया था।
उस टाइम देखिए 299 मेंबर थे हमारे पास, क्योंकि पहले 389 थे, लेकिन फिर पाकिस्तान बन गया तो फिर 90 उधर चले गए, अपने पास बचे 299। उनमें से 284 लोगों ने साइन किया था जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। उस 284 में से 15 महिलाएं थीं। और फाइनली इसको फिर जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मैंने बताया वही कि 26 नवंबर को कर दिया गया। प्रेसिडेंट और इन सब ने साइन भी किए थे। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल और 395 आर्टिकल थे, और बाकी उसी में फिर ए और बी ऐसे करके जोड़ते चले गए। प्रियम्बल को फिर ये सबसे लास्ट में इनेक्ट किया गया था, तो ये भी आप याद रखिए। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से, ये मैंने लिख रखे हैं, ये एकदम रट डालिए। और ये इसमें जो फैक्ट हैं एक दो आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे, लेकिन वो वो एकदम सही फैक्ट है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे दिए हुए हैं, parliamentofIndia.nic.in में दिया हुआ है, तो उसमें दिया हुआ है वही माना जाएगा फिर। जैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सबसे पहली बार कब मिली, 9 दिसंबर 1946 को मिली, और उसमें 207 मेंबर थे, जिसमें कि 9 महिलाएं थीं। टोटल जो टाइम लिखा हुआ है ये काफ़ी डिस्प्यूटेड हो सकता है आपके लिए, आप बोलोगे कि नहीं 18 दिन होगा यहाँ पे, लेकिन मैं वही मानूंगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे लिखा हुआ है। तो ये मेरे हिसाब से यही होना चाहिए कि जो टोटल टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के बनने में, 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे थे। 18 दिन लगा पता है मुझे कि वो बुक में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जब गवर्नमेंट की साइट पे दिया हुआ है, या तो फिर और कोई प्रूफ अगर आपके पास हो जो ये ऑथेंटिकेट करे कि 17 दिन नहीं 18 दिन है, तो आप बताइएगा कमेंट करके। मतलब वैसे टोटल टाइम था 2 साल 11 महीने 17 दिन। 11 सेशन हुए थे, 165 दिन बैठे थे। 114 दिन तो ड्राफ्ट टीम कमेटी बैठी थी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। मेंबर्स अभी मैंने बता दिया था, इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए थे। और ये कहाँ से हुए थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी उनसे। कैबिनेट मिशन के प्लान पे ही तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आई थी, मैंने पहले ही बता दिया। 389 लोग आए थे टोटल, 292 तो इलेक्टेड हुए थे इनडायरेक्टली प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से। 93 इंडियन प्रिंसली स्टेट थे नॉमिनेटेड। 4 रिप्रेजेंटेड ये चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से। 3 जून प्लान को एक पार्टीशन प्लान बोलते हैं, जिससे इंडिया और पाकिस्तान फाइनली डिवाइड हुआ। पंडित नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसको मूव किया था कब, 13 दिसंबर 1946 को। और फाइनली ये अडॉप्ट कब किया गया, यूनानिमसली अडॉप्ट कर लिया गया था 22 जनवरी 1947 को। दोनों डेट याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को मतलब पंडित नेहरू ने ये मूव किया, लेकिन फाइनली यूनानिमसली अडॉप्ट कब कर लिया गया, 22 जनवरी 1947 को। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी को सेटअप किया गया। 7,635 अमेंडमेंट आए थे, और उसमें से 2473 को डिस्कस और डिस्पोज कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फाइनली अडॉप्ट किया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को फाइनली फोर्स में आया। दोनों में अंतर है। तो जब 26 नवंबर 1949 को किया गया था अडॉप्ट, तब 284 लोग प्रेजेंट थे 299 में से, उसमें से 15 महिलाएं थी, ये वाला फैक्ट याद रखिएगा। इन सब ने फाइनली फिर साइन कब किए थे, 24 जनवरी 1950 को। और ये आया कब था फोर्स में, फिर 26 जनवरी 1950। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट थे, जो कि आपको पहले आ चुके हैं, और फिर इसमें कई सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इसलिए आप इसको रट लीजिए, और अगर कोई अभी भी आपको डाउट लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं पिंड कमेंट में कर दूंगा। मेरे कई सारे वीडियो में अगर कभी कभी कोई गलती हो जाती है, तो आप मेरा पिंड, जो वीडियो का पिंड कमेंट होता है ना, सबसे ऊपर वाला जो कमेंट होता है, वो जरूर देख दिया करिए। अगर किसी में कोई करेक्शन होता है तो मैं पिंड कमेंट में जोड़ देता हूँ। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ज़्यादा से शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।